बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग आपको खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं सुस्त हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आज की वीडियो जो है और आज से लेकर जो वीडियोज़ हैं, एक नई सीरीज़ भी हमने शुरू की है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली यही वीडियोज़ आती रहेंगी, लेकिन साथ साथ जो है ये वीडियो सब सीरीज़ में चलती रहेंगी। जनाब, नई बुक आई है फेडरल बोर्ड की, नेशनल बुक फाउंडेशन की। इस साल फर्स्ट ईयर ने नया इंट्रोड्यूस कराई है ये बुक, और काफ़ी लोगों ने इस पर लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन यकीनन हमारा इनपुट होना भी इस पर लाजमी था। तो जनाब, सबसे पहला टारगेट ये होगा कि हम चंद दिनों के अंदर अंदर ही सारी बुक के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कमिंग डे एक दो दिन में चैप्टर 2, फिर 3, फिर 4। सबसे पहले मैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसके बाद जो है वो फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये सारी सीरीज हम एक एक साथ शुरू कर रहे हैं। तो जनाब, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, आपको स्क्रीन पे जनाब नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब हम जो है ना वो चलते हैं किस पे, अपने पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ, और पहले न्यूमेरिकल के पास जाके दैन उसके बाद जो है वो मूव करते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है कि एस्टीमेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन द लाइफ टाइम। यार, बड़ा आसान सा सवाल है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि ह्यूमन हार्ट बीट में जो है कितनी हार्ट बीट होती हैं लाइफ टाइम में। यार, हमें क्या पता, आप कोई 2 दिन जिंदा रहे, कोई 4 दिन जिंदा रहे, कोई 6 दिन जिंदा रहे और बंदा लुढ़क जाए, हम बोले नहीं हमारा क्वेश्चन गलत है। बट इट्स एन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि एक आइडिया लगाना, पिछले पास को चीज़ों को देखकर, जो लाइफ में प्रैक्टिस हो रही हैं चीज़ें, उन्हें देखकर एक आइडिया सेट करना कि कितनी देर तक एक बंदे की लाइफ जिंदा के एक इंसान एक नॉर्मल एवरेज कितने साल तक इस दुनिया में जिंदा है, और उसके बाद उसका जो हार्ट बीट है वो कितने टाइम तक हो सकता है, ये डिपेंड करना, यानी वो कितनी दफ़ा हार्ट बीट करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब इधर, कि कहता है कि इंसान जो है, आप, मैं या बाकी सब इंसान लाइफ में 1 मिनट में तकरीबन 72 टाइम्स जो है वो हमारा दिल हार्ट बीट करता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा 72 टाइम बीट करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर बात ये है कि एक तुक्का लगाते हैं, और ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 72 एग्जैक्ट है, एब्सोलूट है, नहीं एब्सोलूट नहीं है। हो सकता है ये 70 हो सकता है ये 72 हो सकता है ये 68 हो, लेकिन हर इंसान का एक एवरेज रिजल्ट निकला है, वो कितना है 72। अब 1 मिनट का पता लग गया। अब हम देखते हैं कि इंसान कितने साल जिंदा रहता है। तो कम से कम पहले तो आप बात कर लें कि 1 आवर में जो है वो 72 है, तो 1 मिनट में कितना है हमारे पास 72 है। ये देखें, 1 मिनट में कितना है 72 है, तो फिर 1 आवर में कितना हो गया। आप 72 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ। क्यों जी? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 60 के साथ। मूव अप बैक, आगे चलो जनाब। अब 1 दिन के बाद, एक आवर के बाद 1 दिन पे आ जाएं। पहले 1 मिनट की बात हुई, उसके बाद 1 आवर की बात हुई, उसके बाद 1 डे पर आ जाएं। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो इसका मतलब 72 ऊपर से आया, 60 फिर और आ गया साथ में, और 24 यानी कितने दिन, 24 घंटे में अब आ गया, तो हमने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया। चलें जी, अब बात आ गई, 1 आवर हो गया, ठीक है, 1 डे हो गया। आगे बढ़ते हैं तो अब 1 ईयर की बात करते हैं। हमें पता है कि 1 साल में एवरेज 300 जो है ना एस्टिमेटेड 365 डेज होते हैं। तो जनाब 1 सेकंड में जो 1 मिनट में जो हार्ट बीट है वो कितनी है 72। उसके बाद 1 आवर में जो मिनट हैं वो कितने हैं 60। 1 दिन में जो आवर्स हैं वो कितने हैं 24, और 1 ईयर में जो डेज हैं वो कितने हैं 365। ये बेटा बेसिक चीज़ें हैं, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जनाब ये आ गया 65 ईयर्स का। सर 65 ईयर का ही क्यों? पहले तो देखो हमने 1 ईयर का निकाला, अब 65 ईयर का क्यों? देखो, एक साइंस कहती है, या हम एक लॉजिक निकाल रहे हैं कि इंसान की जो एक एवरेज लाइफ है, मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, अमूमन एवरेज लाइफ पूरी दुनिया में जो इंसान है वो कितनी देर तक, कितने साल तक इस दुनिया में एवरेज जिंदा है, वो 65 साल जिंदा है। तो आपने क्या किया कि 65 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 72 मिनट का आ गया,
फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 365, फिर उसके बाद 65, यानी एक इंसान 65 डेज जिंदा रह सकता है। ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। चलो जी, सबको कर दो मल्टीप्लाई। सर ये आपके पास वैल्यू आएगी 25498080000। इसका मतलब क्या सर, ये कैसे आई? भाई बहुत आसान सा तरीका है, कैलकुलेटर उठाओ, टक 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 टक, मोबाइल का कैलकुलेटर भी निकालोगे तो उसमें से आंसर आ जाएगा। अब आपने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया कि आप देखो ये 2.54 कैसे आया होगा। आप 1.1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, 2.54, बाकी को हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ये बचा 2.54 इंटू 10⁻⁹ बीट्स इन 65 डेज। यानी एक इंसान कॉमनली एक अंदाजे के मुताबिक 2.54 इंटू 10⁻⁹ 9 टाइम्स उसका दिल जो है वो धड़कता है, बशर्त ये है कि अगर वो 65 साल तक जिंदा रहता है। अगर कम है तो कम होगा, उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है ज़िंदगी पर, ये अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आगे हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी? एक है जी v²/ax और दूसरी है जी at²/2। तो अब आपको इन दोनों की डायमेंशन फाइंड करनी है, और डायमेंशन फाइंड करनी है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइंड किसकी करते हैं? av² की कर लेते हैं। av²x। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा? देखो v हमारे पास यहाँ क्या है, मैं पहले से लिख देता हूँ। बेटा यहाँ v वेलोसिटी है, आप इसे स्पीड भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन एक है। a आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, और x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ये तीन चीजें आ गई। अब आपने इन तीनों की डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, मैंने ये गंदगी नहीं लगानी थी लेकिन लगानी पड़ गई। अब आपके पास आ जाता है सबसे पहले, जनाब वेलोसिटी पे आ जाओ। जनाब वेलोसिटी बराबर होती है बच्चा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। d हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया और टाइम हमारा t आ गया। d की डायमेंशन बेटा लेंथ आपने पढ़ रखी है और आप इसको जो है वो देख लेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो t की डायमेंशन कैपिटल T आ जाएगी। तो ये सबसे पहले तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये आपके पास L/T आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब बेटा एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाली जो डायमेंशन है ना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Lt-1। ठीक हो गया ना, क्योंकि t को ऊपर ले गया तो ये Lt-1 बन गया। अब आ जाते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी की जगह मैंने उसकी डायमेंशन लिखी है जो ऊपर से लेकर आया हूँ। देखो Lt-1 वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, नीचे भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ये कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, भी माफ कर देना। तो Lt-1 ऊपर है, t को यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा t को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा Lt-2। एक दो बातें हो गई। अब आ जाते हैं किस पर? x पर। तो अब हमने सारी चीजों को इक्वेशन कौन सी में? a में पुट करना है। जब a में पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। देखो जी v² है, v² है तो आपने बेटा क्या करना है? v की डायमेंशन है ये वाली, ठीक है, आपने ये रखी और इसके ऊपर कर दिया स्क्वायर। नीचे आ जाओ, नीचे आते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है ये रही Lt-2, ये आ गया। उसके बाद हमने l की डायमेंशन लगाई l, राइट। अब आप l को l के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा L², ये हो जाएगा T-2 और नीचे आ जाएगा आपके पास L² T-2। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। 1 का मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। तो जनाब a तो फाइंड हो गया। अब आ जाते हैं b को फाइंड करने। b फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास at² डिवाइडेड बाय 2। ओके, a फिर से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? t हमारे पास टाइम आ जाएगा। ओके, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो फिर एक काम करते हैं कि हम इसको फाइंड कर लेते हैं और फाइंड करने के लिए हम पहले तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखते हैं। ये आ गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो कि हमने पहले भी फाइंड कर रखी है, राइट, Lt-2। ठीक हो गया।
और यहाँ पे आ गई टाइम की डायमेंशन, आपको पहले पता है, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन में पुट कर देते तो बेटा क्या हो जाएगा, ए की जगह आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन जो है वो हमारे पास है टी, तो इसके ऊपर कर देते हैं स्क्वायर। बेटा ये है माइनस का 2 प्लस का 2, और ये है माइनस का 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, एल बचेगा, राइट। अच्छा 2 जो है ना, ये किसी भी डायमेंशन का हिस्सा नहीं होता, तो फिर आप एक काम करेंगे कि 2 को, ये बात याद रखिएगा कि डायमेंशन में कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो आपने उसे कैंसिल कर देना है, और उसे कैंसिल करने कोई नंबर यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 पावर वाला नंबर नहीं कह रहा, वैसे नंबर कह रहा हूं, वो कैंसिल कर देंगे। सर बाकी आपके पास लेंथ बचा था ना, तो ये डायमेंशन आपके पास आ गई है जी लेंथ। डन हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि आपके पास एक वैल्यू है, वैल्यू ए, और ए बराबर है एक्स स्क्वायर और वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड। देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्स वाई जेड आर 1%, 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब x की 1% है, y की 1% है और z की 2% है। अब हमने फॉर्मूला ऊपर ड्राइव करना है और उसको सॉल्व करना है। चलें जी आ जाते हैं आगे आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय z। आगे चलते हैं। अब x इज इक्वल टू 1%, ये डेटा आ गया हमारे पास, राइट। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, ये डेटा आ गया कि जनाब x की वैल्यू कितनी है 1%, y का कितना है 1% एंड z का कितना दिया हुआ है 2%। अब हमने फाइंड करना है 1 बाय 1 करके, राइट हो गया। अब आज चलते हैं किस पे, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, बेटा एक बात याद रखना कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के कुछ रूल्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर दूं कि एक रूल है जिसमें आपको क्या फाइंड करना होता है, पावर फाइंड करना होता है। अब पावर फाइंड कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वैल्यू है अनसर्टेनिटी परसेंटेज में है, लाइक किस तरह कि आपके पास है 2% और इसके ऊपर पावर है 2, इसका मतलब ये होगा कि आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, ठीक है। यानी आपने वैसे स्क्वायर फाइंड नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इस वैल्यू को मैं करता हूं 3 का पावर 2, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं आपके लिए, तो आंसर ये आएगा क्या 3 3 दा 9 और आप लिख दोगे 9%, ये आंसर गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, यानी कोई भी पावर गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी बेटा जी 6%, ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया, आपके पास 1% गिवन थी, आपने एक्स स्क्वायर का फाइंड करना है, तो आपने स्क्वायर का, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे स्क्वायर लिख देता हूं, आपने स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, उसकी परसेंटेज के साथ, तो ये हो गया 2 1 दा 2 और ये आपके पास आ गया 2%, ठीक है। एक का फाइंड हो गया। अब आ जाते हैं वाई स्क्वायर पे। वाई स्क्वायर का भी सेम रहेगा कि वाई स्क्वायर का आपने यहाँ पे 2 है, 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2%। आगे चलते हैं, z की पर बात करते हैं। बेटा z के ऊपर कोई पावर है ही नहीं, ठीक है। तो पावर नहीं है तो इसका मतलब x का आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई, y की अनसर्टेनिटी आ गई, z की अनसर्टेनिटी आ गई। अब तीनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। अब इक्वेशन में पुट करने के लिए क्या करेंगे, रूल के हिसाब से ये क्या किया हुआ है मैं आपको बताऊं। देखो बेटा, दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये रूल समझा रहा हूं, ठीक है, या एक आखिरी एडिशन, ठीक है। अब इसके अंदर, हालांकि मैंने डिमास के हिसाब से ए पहले लिखना चाहिए था, राइट, कुछ नहीं, कोई खैर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों, डिवाइड हों, सब्ट्रैक्ट हों, लेकिन उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी ना, अनसर्टेनिटी वो आपके पास ऐड ही होगी। मैं आपको यहां ना एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपको वो कैसे ऐड होगी, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 3 प्लस माइनस 2%, एक वैल्यू ऐसी है, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक और वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 2 प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा लाइक 3%, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।
तो आप एक्चुअल नंबर को तो मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 दा 6, तो ये आपके पास आ गया 6। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है ना, इनको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, 3 और 2 प्लस कर दोगे, तो आंसर आएगा +-5। ठीक है, अब बात क्या समझ आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है कि सबको ऐड करना है। तो x की थी 2%, y की थी 2%, z की थी 2%, तो आपने तीनों को ऐड कर दिया, 1 + 2 + 2 + 2 6%। यानी डिवीजन में भी यही तरह के अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड हो जाती हैं। सर क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्फेरिकल बॉल है, ओके, उसका रेडियस है r, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, 1 मिनट। हाँ जी, रेजिस्टिव फोर्स है, इसके अंदर एक फोर्स भी गिवन है, कितनी है, F है। एट देयर वेलोसिटी, स्पीड भी गिवन है, कितनी है, v। तो देयर रेजिस्टिव फोर्स इज गिवन बाय, अब ये आपके पास रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला गिवन आ गया, F = C V एंड R, ठीक है। वेयर C इज द कांस्टेंट, अब ये जो C है ना, ये वाला C, ये कांस्टेंट है, राइट, ये वाला C, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ड्राइव द SI बेस यूनिट ऑफ कांस्टेंट C, अब इसका बेस यूनिट फाइंड करना है, लेकिन क्या यूज करते हुए, डायमेंशन को यूज करते हुए बेस यूनिट फाइंड करना है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा, मैं यहां स्टेप्स लिख रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसका क्या करना है, बेस यूनिट फाइंड करना है, ठीक है, बेस यूनिट फाइंड करना है। तो चलो जी फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो ये आपके पास आ गया C। अब ये क्या किया मैंने, मैं यहां पे आपको करके दूं कि ये मैंने क्या किया है, देखो F = C, क्या है, C V R। बेटा अब मैं क्या करता हूं, V यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा F/V। R भी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं R को यहां ले जाता हूं, बाकी मेरे पास बचेगा C। ये आ गई वैल्यू जो मैंने कर दिया, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। अब हमने करना यह है कि सबसे पहले अलग अलग ना डायमेंशन फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले हमने किसकी फाइंड कर लेनी है, F की, फिर R की, फिर V की। अब F की डायमेंशन आ गई, आपके देखो आ गया, F = किसके बराबर होता है, ma के, ठीक है। m को देखो ऐसे ही छोड़ दिया, और v किसके, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के, तो हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम लगा दिया, ठीक। आगे चलते हैं, फिर हमने m को ऐसे ही छोड़ दिया, और ये 1/t भी ऐसे ही छोड़ दिया। अब बेटा वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है। यहां पे मैं अलग से सॉल्व कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा स्टेप समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया ना, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये ऐसे हुआ है। देखो बेटा, F = बराबर होता है किसके, ma के। अब मैं क्या करता हूं कि m को तो मैं छोड़ देता हूं, एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम के, ठीक है। अब मैं इस टाइम को भी बाहर निकाल देता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा m, और ये मेरे पास t, ये अलग से मैं लिख देता हूं 1/t। ये जो v है ना, ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास सारी चीजें आ गई यहां पर। अब बेटा m यानी मास है, इसकी डायमेंशन होती है m, कैपिटल M, ठीक है। मैं यहां पे मास की डायमेंशन लिख रहा हूं कि क्या होती है, या कि आपको याद रहे, मास की डायमेंशन होती है जनाब कैपिटल M। फिर S यानी लेंथ है, तो बेटा लेंथ की डायमेंशन होती है क्या, कैपिटल L। फिर T है, तो T की डायमेंशन आपके पास टाइम है, टाइम की डायमेंशन होती है बेटा कैपिटल T। तो दो हैं तो स्क्वायर लगा दिया, सही, M L, नीचे आ गया T का स्क्वायर। बेटा T को यहां से घुमा के ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा MLT-2। ये तो हमने फाइंड की किसकी, फोर्स की डायमेंशन। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आ गई L, टाइम की डायमेंशन आ गई T, T को ऊपर लेके जाते हैं, बनेगा LT-1। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ C की डायमेंशन। अब हमने C की डायमेंशन फाइंड करनी है। C की डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको फोर्स की डायमेंशन की जगह हमने फोर्स की डायमेंशन लिख दी, ये देखो यहां से उठा के हम यहां ले आए, ठीक। तो मैं इसको एरो को यहां से हटा देता हूं। अच्छा, अब उसके बाद आ गई R क्या है, ये रहा, R की डायमेंशन लेंथ होती है तो लिख दी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है तो लिख दी। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास जो है सर कुछ ऐसा बनेगा कि हम L, यहां पे आ गया M L और T-2, ठीक है। अब यहां से ये 2L है, ये देखो L², ठीक। अब कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको यहां पे ना इस डब्बे में यहां करके देता हूं, देखो
ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ऐसा था। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एल, मैं ब्रैकेट्स जानबूझ के हटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक, अब आपने करना ये है, आपने कुछ ऐसा करना है कि माइनस टू और माइनस वन ये जब ऐसे ऊपर जाएगा ना तो बेटा ये हो जाएगा टी माइनस थ्री। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, ये एक और बात भी आ जाती है। अब एक और बात आपके पास ये आ जाएगी कि एल स्क्वायर यहाँ पे दो हैं, एक और एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा एल माइनस वन, और आपके पास बच गया था आपके यहाँ पे एम। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है जो कि आपके पास यहाँ पे गड़बड़ बनेगी, वो बनेगी क्या कि आपके पास केजी पर मीटर पर सेकंड, ये जो मैंने 3 लिखा है ना, ये मैंने मिस्टेक की है, ये हमारी मिस्टेक है। मैं यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, ताकि अब आप वीडियो देखो ना तो मैं सही नहीं करूंगा, एडिटिंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। सर मिस्टेक क्या है? देखो बेटा, ये है टी माइनस टू, जब माइनस वन और माइनस टू कैंसिल होगा तो ये बचेगा सिर्फ माइनस वन, तो ये बनना चाहिए था एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने बेस यूनिट फाइंड करना है। बेस यूनिट फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास एम एल टी माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस वन। ठीक है, ये भी बनेगा माइनस वन, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, ये यूनिट्स होते हैं बेस यूनिट, और ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक हो गया जी, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास है जी एक प्रेशर एट अ डेप्थ हाइट, हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला गिवन है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी। अब आपके पास फ्लूइड डेंसिटी गिवन है और फॉर्मूला आपके पास आ गया प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। आपने क्या फाइंड करना है, अब सब कुछ दिया हुआ है, जी एक्सेलरेशन है, आपने होमोजेनिटी फाइंड करनी है। बेटा होमोजेनिटी का मतलब यह है कि दोनों तरफ की आपके पास डायमेंशन बराबर हो। लेकिन पता क्या होता है, अब आप पहले एक बात सुनना, एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू बी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं ये सोचने पड़ेगा। देखो बेटा, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है, यानी प्लस के बाद या इज इक्वल टू के बाद टर्म चेंज होगी, प्लस के बाद, माइनस के बाद या इज इक्वल टू के बाद। मल्टीप्लाई में टर्म चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन और लेते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब आपके पास देखोगे क्या कितनी टर्म्स हैं, तो बेटा अब भी 3 टर्म है। कौन सी? ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, और ये पूरी तीसरी टर्म है। यहां तक बात क्लियर हुई? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 टर्म्स हमारे पास हैं। अब बेटा जो होमोजेनिटी कहलाती है ना, वो ये कहलाती है कि अगर ये 3 टर्म है ना, फॉर एग्जांपल कौन सी इक्वेशन है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इस इक्वेशन में सबसे मेन चीज ये है कि आपके पास इस टर्म की डायमेंशन कोई भी निकले, मुझे नहीं पता क्या निकलेगी, इस टर्म की जो डायमेंशन है या इस टर्म की डायमेंशन है, तीनों की डायमेंशन क्या हो जानी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यानी ऐसा लिख दूं कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल। हर टर्म की डायमेंशन, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए, नहीं, बल्कि हर टर्म की डायमेंशन जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलो चलें जी आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सर हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ये फॉर्मूला हमने रेडी कर लिया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब हमारा पहला काम 1 बाय 1 एक एक की डायमेंशन निकालेंगे। ये आगे सर प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर बराबर होती है किसके, फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स बराबर होता है एम ए के, और एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ के। ठीक है, अब फोर्स की डायमेंशन, मास की डायमेंशन आ गई कैपिटल एम। ठीक, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है बेटा एल टी माइनस टू, ये पहले से की हुई है हमने, तो ये आपको याद होनी चाहिए, एल टी माइनस टू। लेंथ की डायमेंशन भी एल होगी, ब्रेड्थ की डायमेंशन भी एल होगी, तो ये बन जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब एक एल इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा एक, एम आ गया आपके पास, एल नीचे से ऊपर गया,
तो ये माइनस का हो गया, -1 हो गया, और T-2 हो गया। ये आ गई हमारे पास डायमेंशन। लेकिन ये सिर्फ प्रेशर की आई है, राइट। अब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आते हैं तो डेंसिटी पर। बेटा डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास आ गया मैस, नीचे आ गया वॉल्यूम। बेटा मैस की डायमेंशन m, और ये फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक। तो मैस की डायमेंशन हमने लिख दी m, लेंथ की डायमेंशन भी l होती है, ब्रेड्थ की डायमेंशन भी l होती है, हाइट की डायमेंशन भी l होती है। तो l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l, इट विल बी l क्यूब। ये बन गया मैस अपॉन l क्यूब, ओके। और ये बन गई मैस, l को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ml-3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं, ये मैंने कचरा जो बना दिया ना, इसको थोड़ा सा इरेज करूं। हाँ जी, एक मिनट जी। ओके, अब आपके पास देखो बेटा क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा जी जो है ना ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर होता है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन यहां मैं लिख दूं कि वेलोसिटी की डायमेंशन जो है ना ये बराबर है LT-1 के। तो ये आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन। टाइम की डायमेंशन t होती है, t को ऊपर लेके जाएंगे बन जाएगा LT-2। तो डायमेंशन इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, और अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। हाइट की डायमेंशन भी आ गई, कौन सी आ गई, L आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो पुट इन द इक्वेशन। आपके पास आ गया, ये थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर रहा हूं ताकि आपको गलत हो गया ये यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमारा ये काम हो गया है ना, तो यहां से इसको मिटा के अब आगे चलते हैं। सर इस तरफ की डायमेंशन ये रही, क्या है जरा देख लो, ml-1 T-2। और इस तरफ की डायमेंशन क्या है आपके पास, ये मैंने किसकी रखी है, यहां पे मैं लिख दूं, ये मैंने रखी है डेंसिटी की डायमेंशन, ये मैंने रखी है g की डायमेंशन, ये मैंने रखी है h की डायमेंशन। l को l से मल्टीप्लाई करो l², ठीक है। और ये बचेगा 3 माइनस के 2 प्लस के, तो यहां पर बचेगा -3 + 2, आंसर आएगा -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास, आगे चलूं तो ये बन जाएगा हमारे पास l-1, m आ गया, l-1 आ गया, t-2 हो गया। ये हमारे पास डायमेंशनली प्रूव हो गया। क्वेश्चन 5वां हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया जी। दिमाग में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रूव्ड। 6th क्वेश्चन, एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन बैक्टीरियम। जनाब बैक्टीरियम की बात कर रहा है, बैक्टीरियम एक एलिमेंट है, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन मैं गड़बड़ पहले पूरी बता देता हूँ कि बेटा मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना और न्यूट्रॉन, वो किसमें फाइंड करना है हमने, बैक्टीरियम में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि हमें मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद मास ऑफ बैक्टीरियम कितना है, 10⁻⁻15 kg, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये आपके पास बुक के फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक। फिर मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कितना होता है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है 10⁻⁻27 kg। आगे बढ़ते हैं, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ऐसे करना है कि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ बैक्टीरियम को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है, मास ऑफ बैक्टीरियम ये जो गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो बहुत आसान सा है, मास ऑफ प्रोटॉन ये, बैक्टीरियम ये रहा, न्यूट्रॉन ये रहा, तो आपके आसानी से हो जाएगा क्या, -10⁻⁻2015 डिवाइडेड बाय -27। ऊपर लेके जाओगे तो ये सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, मैं यहां कर देता हूं, देखो -15 ऊपर जाएगा 27, ये हो जाएगा प्लस का, तो आंसर आएगा आपके पास 12। ये आ गया 10⁻12 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जनाब ये प्रोटॉन्स का बताना था कि बैक्टीरियम में कितने होते हैं, वो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या कहता है जी, एस्टिमेट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ सन। भाई मानो कि ये है हमारे पास सन, और सन में इस तरह यूं कुछ प्रोटॉन्स होंगे ना, हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, मानो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। इसको स्ट्रेच करने में
तकरीबन कितने हाइड्रोजन चाहिए कि वो एक स्ट्रेच डायामीटर में, एक डायामीटर में कितने जो है वो हाइड्रोजन एक लाइन में होंगे, तब जाके वो इतना बड़ा सन बनेगा। ओके जी, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ सन। ओके, एन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सन का डायमीटर हमारे पास गिवन है, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, पेज नंबर 1 में जो आपका टेबल है उसमें लिखी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब सन का डायमीटर भी पता चल गया, हाइड्रोजन का डायमीटर भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। हम करने क्या है कि सन के डायमीटर को हाइड्रोजन के डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा, यानी सिंपल डिवीजन हो जाएगी कि एक सन में एक हाइड्रोजन कितना जगह घेरता है, तो टोटल आपके पास जो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगी। चलो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू भी पुट करते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास सन का पावर है 10-9 और इसका है -10, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ कर देते हैं, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 का पावर +19। तो जनाब ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया कि कितना, 10⁻19 मीटर ऑफ द एटम स्ट्रेच अलोंग द डायमीटर ऑफ सन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, एक करंट है जो कि रेजिस्टर से पास हो रहा है, ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस ये है 13 ± 0 यानी 13, अनसर्टेनिटी ऑफ 0.5। फिर करंट कितना है 3 और अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट पावर। ओके जी, सबसे पहले आपको पावर फाइंड करना है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, बाद में डेटा बनाते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ओके, किसकी, करंट की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है किसकी, करंट की, याद रखना। आगे चलो, फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, किसकी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो ये आपके पास डेटा बनाना शुरू करो। सबसे पहले तो डेटा की बात करते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है, डन, हमने वैल्यू पुट कर दी। करंट गिवन है, ये रहा, ऊपर देख लो फर्स्ट कॉलम में हमने वैल्यू पुट कर दी। आगे चलो, पावर आपको फाइंड करना है तो पी की वैल्यू पुट आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर आगे चलो, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है किसकी, रेजिस्टेंस की, हमने लगा दी। फिर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है किसकी, पावर की। तो चलो जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। नंबर 1 अब एक एक चीज पे आते हैं, एक एक चीज पे आते हैं। तो सबसे पहले पावर का बेटा एक फार्मूला है, P = I²R। I²R में आप क्या करते हैं, I की वैल्यू पुट कर दें। I की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू उठाओ, यहाँ पे है 3, यहाँ से आप 3 लोगे, 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से आप 13 लोगे, ये आपके पास 13 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 117 वाट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमारा हो गया आसानी से। आगे बढ़ो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे इसको करंट करना है, यहाँ पे देखो ना ये करंट लिखा हुआ है। ओके, अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होती है, इसका आसान तरीका बता देता हूँ। एक्चुअल वैल्यू जो भी गिवन है 0.1, उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अनसर्टेनिटी जो गिवन है उसको एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास 0.1 अनसर्टेनिटी है, उसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आंसर आ गया क्या, 3.333% आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई किसकी, करंट की। आगे बढ़ते हैं, अब हमने रेजिस्टेंस की भी फाइंड करनी है, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि हमें टोटल पावर फाइंड करना है ना, तो आपके पास रेजिस्टेंस की भी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहां परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ दी किसकी आ गई 0.5 मल्टी डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया क्या, ये रहा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा 100 के, 100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30.4 एम्पियर। सर अब आ जाते हैं आखिरी बात, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द पावर। ओके राइट, तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है, पावर की अनसर्टेनिटी कितनी है, पावर की अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आपको पहले करंट की अनसर्टेनिटी प्लस मल्टीप्लाई करना, किसके साथ करना है, प्लस रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये जो 2 कहां से आया मैं आपको पहले पूरा बता देता हूं, देखो ये आया यहां से, P = I²R। अब ये मानो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है ना, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
2 मल्टीप्लाई बाय करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है, मैंने पिछले वैल्यू में बताया है। न्यूमेरिकल में ये रूल है कि आपको 2 पावर है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर आप लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हो रही है मल्टीप्लाई। अब आपके पास आ जाएगी करंट की परसेंटेज, रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मल्टीप्लाई में अनसर्टेनिटीज में मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, कुछ भी कर लो। अब आपके पास आ जाएगी वैल्यूज पुट कर, वैल्यूज पुट करेंगे 2, करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3.36, ये आपने ऊपर फाइंड की, राइट, सॉरी 3.33 है जो भी है, और प्लस रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी है 3.4। अब आपने इसे करना ये कि आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना। सॉल्व कर देना तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, 10.44। कहानी खत्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये तो आ गई परसेंटेज, ये पूछ रहा है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है, ये फार्मूला आ गया कि जनाब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने अब ये फाइंड करनी है, क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये फाइंड है, ये भी फाइंड है, ये फाइंड करनी है, इस पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो फिर पावर को यहां से इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए। जरा सॉल्व करते हैं ना, देखो ये देखो हो गया ना। आपके पास क्या फाइंड करना था, पहले तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। पावर की वैल्यू ये रही, एब्सोल्यूट वाली वैल्यू ये रही, और अब आपको 100 तो पहले से, तो आप 117 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ले जाके, तो करा दिया। ये देखें आ गया जी, 117 को मल्टीप्लाई किया इधर, 100 को ले गया इधर, तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब आप इनको एक्चुअल में आंसर निकालेंगे तो ये निकलेगी पावर की प्लस माइनस 12.214। ये तो थे जी चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। और अब आपके पास हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे। कोई मजीद इंप्रूवमेंट की नीड है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, कोई बात में प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको इम्प्रूव करेंगे। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।